हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और SCBS यानी कि राज्य सहकारी बैंक। इसमें सुनिए, राज्य सहकारी बैंक राज्य के सहकारी आंदोलन की शिखर संस्था है। इसका क्षेत्र प्रादेशिक होता है। यह प्रदेश में स्थापित सभी जिला सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। यह नाबार्ड तथा जिला सहकारी बैंक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, जिसकी अंश पूंजी केंद्रीय सहकारी बैंक तथा आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को बेची गई है। सिद्धांत रूप में राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता केवल केंद्रीय सहकारी बैंकों को ही प्राप्त होनी चाहिए। बहुत से राज्य सहकारी बैंकों में प्राथमिक समितियां भी सदस्य हैं, परंतु उन्हें धीरे धीरे सदस्यता से मुक्त किया जा रहा है। इसमें आती है ब्रांचेस, कैपिटल एंड फंक्शंस यानी कि शाखाएं, पूंजी एवं कार्य। राज्य सहकारी बैंक उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल देते हैं जहां केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। राज्य सहकारी बैंक की चालू पूंजी अंश बेचकर, जमाएं प्राप्त कर तथा ऋण लेकर प्राप्त की जाती है। वह रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं। राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज दर प्रायः 8 से 10% होती है। रिजर्व बैंक से ऋण विनिमय पत्रों के आधार पर राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सहकारी बैंक सहकारी प्रतिभूतियों अथवा कृषि विनिमय पत्रों की धरोहर पर ऋण देते हैं। ऋणों की अवधि प्रायः 1 वर्ष होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में मध्यमकालीन ऋण भी दिए जाते हैं। संक्षेप में राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक तथा प्राथमिक साख समितियों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का काम करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों का निष्पादन वर्ष 2009 से 10 में देश में कुल 35 राज्य सहकारी बैंक थे, जिनकी कुल जमा राशियां 41,200 करोड़ रुपए, जारी ऋण 53,400 करोड़ रुपए तथा बकाया ऋण 35,111 करोड़ रुपए था। वर्ष 2002 से 2003 के दौरान सूचना देने वाले 24 राज्य सहकारी बैंकों में से 21 ने कुल मिलाकर 463 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, जबकि 3 ने कुल 29 करोड़ की हानि उठाई। राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं में यद्यपि धीमी गति से वृद्धि हुई है, परंतु सदस्यता प्रदत्त ऋणों तथा बकाया ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नंबर 4 आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक और LDBS यानी कि भूमि विकास बैंक। इसमें सुनिए, सहकारी साख समितियां तथा केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक मुख्यतः अल्पकालीन तथा कभी कभी मध्यमकालीन ऋण देते हैं। किसानों को भूमि खरीदने अथवा भूमि में स्थायी सुधार करने, महंगे कृषि औजारों को क्रय करने, कुएं एवं पंपिंग सेट लगाने आदि विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। सहकारी संस्थाएं इनकी पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अधिकांश साधन अल्पकाल ही होते हैं। अतः किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं, जो भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण देती हैं। साख समितियों की भांति ही भूमि विकास बैंक सर्वप्रथम जर्मनी में स्थापित हुए और वहां से संसार के विभिन्न भागों में फैल गए। भारत में प्रथम भूमि बंधक बैंक का संगठन 1920 में झंग, पंजाब, पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ। तत्पश्चात 1925 में मद्रास में 2 तथा 1929 में बम्बई में 3 भूमि बंधक बैंकों की स्थापना हुई। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ LDBS यानी कि भूमि विकास बैंकों का संगठन। इसमें भूमि विकास बैंक 4 प्रकार के होते हैं: निजी अथवा पूंजीवादी, सहकारी, अर्ध सहकारी और सरकारी। पहले आता है कैपिटलिस्ट बैंक्स यानी कि पूंजीवादी बैंक। इसमें सुनिए, केवल लाभ की दृष्टि से चलाए जाते हैं। उनमें ऋणियों के मतों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे बैंकों द्वारा ऋण भी प्रायः नागरिक संपत्ति की धरोहर पर दिए जाते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन में कुछ भूमि विकास बैंक पूंजीवादी पद्धति पर संगठित किए गए हैं। कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सहकारी भूमि विकास बैंक ऋण लेने वालों के लाभ के लिए निर्मित किए गए हैं और सरकार प्रायः इनके नियमन के लिए कानून बनाती है। जर्मनी का तथा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में अनेक भूमि विकास बैंक
सहकारी सिद्धांत पर निर्मित किए गए हैं। कुछ देशों में भूमि विकास बैंक पूर्णतः राज्य की पूंजी द्वारा निर्मित किए गए हैं तथा उनका प्रबंध सरकार द्वारा ही होता है। कनाडा, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार के भूमि विकास बैंकों के उदाहरण उपलब्ध हैं। अब आता है यूनिटरी एंड फेडरल LDBS, एकल एवं संघीय भूमि विकास बैंक। इनके अतिरिक्त संगठन की दृष्टि से विभिन्न देशों में दो प्रकार के भूमि विकास बैंक मिलते हैं। प्रथम वर्ग में संघीय बैंक हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि केंद्रीय संस्था द्वारा ऋण पत्र आदि बेचकर धनराशि एकत्रित की जाती है और ऋणों का वितरण तथा वसूली प्राथमिक भूमि विकास बैंक प्राप्त करता है। वह ऋण राशि, अवधि, धरोहर आदि सभी बातों की जांच करता है तथा अपनी सिफारिश सहित सभी पत्र आदि केंद्रीय संस्था को भेज देता है। केंद्रीय संस्था ऋण स्वीकृत करती है। वास्तव में ऋण संबंधी पूरी कार्यवाही प्राथमिक बैंक द्वारा की जाती है। संघीय पद्धति अधिकतर जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क तथा भारत में प्रचलित है। एकल पद्धति के अंतर्गत भूमि विकास बैंक एक ही संस्था होती है और प्रार्थना पत्र प्राप्त करने, ऋण देने आदि से लेकर अंतिम वसूली तक सभी कार्यों का दायित्व इस संस्था का ही होता है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के भूमि विकास बैंक इसी श्रेणी से संबंधित हैं। भूमि विकास बैंकों की व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में एक केंद्रीय भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है और सभी महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में एक एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक निर्मित किया गया है। केंद्रीय बैंक की पूंजी किसानों द्वारा खरीदी गई है। प्राथमिक बैंकों में अंश पूंजी केवल ग्रामीण जनता खरीदती है। आता है भूमि विकास बैंकों के साधन, रिसोर्सेज ऑफ LDBS। ऋण देने के लिए राज्य सरकार के गारंटी प्राप्त ऋण पत्र बेचकर रकम उपलब्ध की जाती है। यह ऋण पत्र केवल केंद्रीय भूमि विकास बैंक ही निर्गमित करते हैं। ऋण केवल उन व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं जो प्राथमिक बैंकों के सदस्य हैं। ऋण के लिए प्रार्थना पत्र तथा उससे संबंधित धरोहर आदि के प्रमाण पत्र प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी पूरी जांच कर लेने के पश्चात प्राथमिक बैंक सभी दस्तावेज अपनी सिफारिश सहित केंद्रीय बैंक को भेज देता है। ऋण की राशि, अवधि तथा अन्य सभी शर्तों आदि के संबंध में अंतिम निर्णय केंद्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है और उसकी सूचना प्राथमिक बैंकों को भेज दी जाती है, जो बंधक में रखी जाने वाली भूमि के बंधकनामे की रजिस्ट्री करवा लेता है। भूमि के मूल्य में की आधी राशि उधार दी जाती है। केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्राथमिक बैंकों में 11% और प्राथमिक भूमि विकास बैंक ऋणियों से 13% ब्याज लेते हैं। 2% का सीमांतर प्राथमिक बैंकों के सामान्य व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त होने के कारण भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र व्यापारिक बैंकों तथा जनता को बेचना कठिन नहीं होता। व्यापारिक बैंकों को भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में विनियोजन करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो उन्हें ब्याज अच्छा मिल जाता है, दूसरे वे इन ऋण पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। भारतीय भूमि विकास के बैंक प्रायः 7 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देते हैं। आता है भूमि विकास बैंकों की प्रगति। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भूमि विकास बैंकों ने पर्याप्त प्रगति की, फिर भी इन बैंकों की यह प्रगति कुछ राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गुजरात तक ही सीमित थी। वर्तमान में दीर्घावधि निवेश ऋण उपलब्धता को सहज बनाने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की संख्या 2010 से 11 में 810 थी, जबकि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की संख्या इसी अवधि में 21 थी। राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं की स्थापना
कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों द्वारा 2010 से 11 में 1950 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं तथा इनके बकाया ऋण की मात्रा 8,200 करोड़ रुपए थी। इसके विपरीत राज्य स्तर के बैंकों ने 2010 से 11 में 3,110 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए और उनके बकाया ऋणों की राशि 13,500 करोड़ रुपए थी। अब आता है सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की समस्या। इसमें सुनिए, नंबर 1 है, पहले इसमें सुन लीजिए थोड़ा सा। विगत वर्षों में इन बैंकों ने पर्याप्त प्रगति की है, फिर भी दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से यह बैंक कृषकों की वित्तीय समस्याओं के समाधान में समुचित योगदान नहीं दे पाए हैं। इन बैंकों की प्रभावहीनता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1 आता है बकाया ऋणों की समस्या। बढ़ते बकाया ऋणों के फलस्वरूप इन बैंकों के समक्ष अनेक वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इन बैंकों की उधार क्षमता सीमित हो गई है और ये स्वयं विकास सक्षम इकाइयां बनने में असफल हुए हैं। नंबर 2, प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव। इन बैंकों के बढ़ते हुए व्यापार को संभालने के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव है। उधार में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन हेतु इन बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी कर्मचारी तथा पर्यवेक्षी स्टाफ होना चाहिए। नंबर 3, ऋणों का बहुविध विकास नहीं। ऋणों के विरुद्ध भूमि बंधक रखने की परंपरा के कारण इन बैंकों से भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों तथा सीमांत कृषकों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त कृषि विधायन उद्योगों तथा ग्राम एवं कुटीर उद्योगों का एक बड़ा क्षेत्र जिसे वित्त की आवश्यकता है इन बैंकों के कार्य क्षेत्र से बाहर है। अतः इन बैंकों को अन्य विभिन्न क्रियाओं के लिए वित्त प्रबंधन का कार्य करना चाहिए तथा अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।